हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। देखिए, ये सीडीपी के मॉक टेस्ट की चौथी क्लास है। इसमें हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन को लेंगे और उस क्वेश्चन के ज़रिए थ्योरी को भी डिटेल से देखेंगे। अगर आप सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इसी के साथ टीएस डीएससी का फॉर्म भरे हुए हैं, उसमें भी आपका सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम बच्चों की नशोनुमा व पेडागोजी के नाम से भी जानते हैं, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। देखिए, इसके जो क्वेश्चन हैं वो मैंने इंग्लिश में लिए हैं, लेकिन इसकी जो तशरीह है, इसका एक्सप्लेनेशन है उर्दू में, उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी किया जाएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने बीएड किया हो हिंदी मीडियम से या उर्दू मीडियम से, उनके लिए एक सीरीज़ बिल्कुल मुफीद होगी। हर एक क्वेश्चन में हम लोग उस पर जो भी थ्योरी बनती है पूरा डिटेल से समझेंगे, क्योंकि थ्योरी हमने बीएड में या इसी के साथ डीएलएड में पढ़ रखी है, लेकिन किस तरह से क्वेश्चन इससे पुटअप किए जाते हैं, किस तरह से बनते हैं, इसको हम लोग लेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपकी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हैं। इस कुछ क्वेश्चन सीटेट के हैं, कुछ टीएस डीएससी के हैं, इसी के साथ आप केवीएस के हैं। अलग अलग जगह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको जमा करके आपके सामने रखा गया है, ताकि पूरा सीडीपी का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। उससे पहले आप लोग अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो ऐसे मोबाइल लेटा करके देखें, यानी लैंडस्केप मोड में, ताकि आपको स्लाइड क्लियर दिखे। ये इसमें निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे जुड़े नहीं हैं तो क्लिक करके आप जुड़ जाएं। इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे मॉक टेस्ट की वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में है, इसको आप उर्दू में और हिंदी में भी समझते हुए चलेंगे। देखिए, इसका आंसर आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखिएगा भी कि ये ऑप्शन सही है, ताकि लर्निंग बाय डूइंग हो सके। उसके साथ हर एक ऑप्शन का डिस्कशन मैं करूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर्ड। क्रिएटिव आपको पता है, यानी तख्लीकी जो जवाब होता है, रचनात्मक वाले जो जवाब होते हैं, वो किस चीज़ का मुतालबा करते हैं। डायरेक्ट टीचिंग का या डायरेक्ट क्वेश्चन का। डायरेक्ट जो आपका यानी आप बिला वास्ता होता है, ठीक है, डायरेक्ट वाले। और कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चन उस पर, या ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका एंड जो है ओपन यानी खुला हुआ हो, या हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम। देखिए, ये तो नहीं हो सकता। अब देखिए, क्रिएटिव आंसर क्या होता है आपको पता है। क्रिएटिव में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। क्रिएटिव उसी को कहेंगे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता हो, यानी किसी भी चीज़ को वो अलग अलग जिहत से, अलग अलग दिशाओं में सोचता है। क्रिएटिव में क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अलग अलग जिहत में सोच सकता है। और इसी के साथ इसमें क्या होता है, बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। क्या सोचता है, आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, ठीक है, यानी जो कुछ दिया गया है थोड़ा सा उसमें नयापन लाने, यानी अलग अंदाज से सोचेगा। और इसी के साथ इसमें क्या थिंकिंग होती है, लेटरल थिंकिंग होती है। कौन सी थिंकिंग होती है, लेटरल। लेटरल थिंकिंग यानी मुख्तलिफ अंदाज में सोचना। कोई प्रॉब्लम है, उसका सलूशन अलग अलग अंदाज से जब बच्चा सोचता है, उसको क्या कहते हैं, क्रिएटिव। जैसे आपके सामने ये पेन है, कहा जाए कि इसका क्या यूज़ है, आदमी सिंपल कहेगा लिखने का काम आता है। अब इसमें कोई स्टूडेंट अगर ये कहे इसको हम अपने बाल में लगा सकते हैं, उसके तौर पर ये क्या है, क्रिएटिव हुआ। या कोई मजाक के तौर पे कह दे कि इससे हम अपना कमरबंद भी डाल सकते हैं, ये सब क्या है, क्रिएटिव। यानी जिसका जो यूज़ है उसके अलावा अगर कोई चीज़ यूज़ की जाए वो क्या है, वो क्रिएटिव होती है।
आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, लेटरल थिंकिंग होगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या होती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपने पढ़ा होगा। यानी तख्लीकी तौर पर, यानी तख्लीकी सोच जिसमें रखा जाए, कोई नई सोच, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन मतलब दिमाग, स्टॉर्म मतलब उसको आंधी देना, यानी उसमें अलग अंदाज से कोई चीज़ सोचना, कोई प्रॉब्लम है उसको हल करने के अलग तरीक़ों को सोचना, ये सब क्या है? क्रिएटिव। तो क्रिएटिव में क्या होता है? क्या डायरेक्ट टीचिंग होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, या कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, या ओपन एंडेड क्वेश्चन? देखिए इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर ओपन एंडेड, यानी अलग तरह से। जैसे आपसे कहा गया कि आप कोई टॉपिक दिया गया, आप इस पर एस्से लिखिए, बताइए ये क्या है, ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड? ये ओपन एंडेड, यानी उसमें आप कोई एस्से लिखेंगे, आपके अंदर जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, उसको उस एस्से में दाखिल करेंगे अलग से, तो ये क्या होगा? ओपन एंडेड। आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, सीटेट का, या अभी डीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं? ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड? बताइए। वो आपके क्लोज एंडेड, यानी उसके आंसर पहले से फिक्स हैं, चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स वाले आ जाएं, या ट्रू फॉल्स वाले, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्लोज एंडेड, यानी जिसका जो आंसर सिकुड़ता हुआ हो और जिसका आंसर फैला हुआ होगा, वो क्या होगा? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्रिएटिव होगा। जैसे कहा गया किसी टॉपिक पे एस्से लिखिए, ठीक है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या होगा? सी वाला सही होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन के ज़रिए थ्योरी को एनालाइज करके देख रहे हैं, उसका ऑपरेशन करके देख रहे हैं, क्योंकि इसी से मिलता जुलता आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपने थ्योरी तो पढ़ रखी है अपने ट्रेनिंग के दौरान, चाहे आप बीएड की हों या डीएलएड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज, यानी हिंदुस्तानी समाज में मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर, यानी मल्टीलिंगुअल आपको पता है एक से ज़्यादा ज़ुबान बोलना। जैसे क्लासरूम में है बच्चे क्या है, 30-35 बच्चे हैं, मल्टीलिंगुअल हैं, यानी उनकी ज़ुबान अलग अलग है। कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, इसी के साथ कोई जो है बांग्ला बोलता है। ये क्या है? मल्टीलिंगुअल। तो मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी को किस तरह से देखा जाना चाहिए? मल्टीलिंगुअलिज्म पे लैंग्वेज में भी आपकी 2 लैंग्वेज होती है, उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, सीडीपी में पूछे जाते हैं। मल्टीलिंगुअल क्या चीज़ होती बताइए? अ हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या ये बाधा बनती है, ये रुकावट पैदा होती है? कभी नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है आ रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ, यानी स्कूल लाइफ के फलने फूलने में क्या है? रिसोर्स एज अ ज़रिया, वसीला। रिसोर्स का मतलब होता है ज़रिया या वसीला। देखिए ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। चैलेंजेस टू टीचर्स कैपेसिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, क्या मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास में टीचर के लिए चैलेंज बन के उभरता है कि टीचर को समझाने में दिक्कत होती है? ये गलत है। आगे है अफेक्टर डाइट मेक्स स्कूल लाइफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस फॉर लर्नर, क्या इससे स्कूल लाइफ को एक कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस बनाता है? बताइए, ये भी गलत है। देखिए एक चीज़ को हमेशा जहन में रखिएगा, मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर या मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिकता, यानी ज़ू लसानी, यानी एक से ज़्यादा ज़ुबान अगर क्लास में बच्चे बोलते हैं अपनी मादरी ज़ुबान, वो हमेशा क्या होता है? एज अ रिसोर्स होता है। क्या होता है? रिसोर्स होता है। इसी के साथ एक लफ्ज़ आता है एसेट्स। एसेट्स मतलब असासा, ठीक है। ये क्या है?
एक अच्छी चीज़, एक दौलत के तौर पर मानी जाती है। तो क्या हुआ, मल्टीलिंगुअलिज्म रिसोर्स होगा, असेट्स होगा, ना कि हिंड्रेंस बनेगा, ना कि चैलेंजेस बनेगा, ये सब चीज़ें नहीं होगी। समझ में आ गया। मल्टीलिंगुअलिज्म कहीं भी आ जाए तो ये दो चीज़ आप फ़ौरन तलाश कीजिएगा। और इससे पहले क्रिएटिव आ जाए तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, लेटरल थिंकिंग होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। ठीक है। अब देखिए, दो क्वेश्चन के ज़रिए हमने बहुत सारी थ्योरी सीख ली, तो इससे जो है आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, आपको पता है जीन पियाजे की थ्योरी सीटेट में भी पूछी जाती है। इसी की तरह कोई भी टेट हो, हर जगह जीन पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं। जीन पियाजे के नज़दीक ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, आपको पता है जीन पियाजे ने डेवलपमेंट के कितने स्टेज दिए हैं, 4 स्टेज दिए हैं। ठीक है। पहला स्टेज इन्होंने क्या दिया था, सेंसरी मोटर। क्या दिया था, सेंसरी मोटर, यानी बर्थ से 2 साल। सेंसरी वाला कितना है, बर्थ से 2 साल, पहला स्टेज दिया। दूसरा स्टेज जीन पियाजे ने क्या दिया था, प्री ऑपरेशनल। क्या दिया था, प्री ऑपरेशनल। प्री वाला कब से था, आपका 2 से 7 साल। प्री ऑपरेशनल के बाद तीसरा स्टेज क्या दिया था, कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट में कितना है, 7 साल हो गया, 7 साल से 11 साल तक। ठीक है। और उसके बाद आखिरी वाला क्या होता है, कंक्रीट के बाद फॉर्मल आता है। फॉर्मल ऑपरेशनल में 12 साल से आखिर तक। ठीक है। कभी 19 लिख के आता है, कभी 18 लिख के आता है। ठीक है। ये क्या है, यानी ऑनवर्ड समझिए, यानी ये क्या है, 4 स्टेज इन्होंने दी है। और सब में बच्चों के बारे में अलग अलग थ्योरी उन्होंने दी है, चाहे आप TS DSC में उसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है जीन पियाजे के नज़दीक पहली स्टेज यानी सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर जिसमें हिस्सी हरकी, बच्चा चीज़ों को हिस्स से, यानी जो उसकी इंद्रियां हैं, जो उसके हवासे खमसे ज़ाहिरा हैं, उससे बच्चा सीखता है। ठीक है। बर्थ टू दूसरी स्टेज में अ चाइल्ड लर्न बेस्ट, किस चीज़ से बच्चा ज़्यादा सीखता है, सेंसरी मोटर यानी हिस्से हरकी में, बाय यूजिंग सेंस या बाय कॉम्प्रिहेंडिंग नेचुरल वर्ड, बाय थिंकिंग इन अ एब्स्ट्रैक्ट फैशन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आपको पता है, एब्स्ट्रैक्ट जो दूसरी स्टेज में आता है। ठीक है। बाय अप्लाइंग न्यूली अक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लर्निंग, बताइए चारों में से कौन होगा, पहली स्टेज यानी सेंसरी मोटर। देखिए सेंसरी मोटर अगर आप लफ्ज़ ही से निकालेंगे, हिस्सी हरकी, जिसमें बच्चा अपना हिस्स लगाएगा, तो यहाँ देखिए सेंस की बात पहले में आ रही है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। सेंसरी मोटर, बच्चा जो है सेंस के ज़रिए, यानी अभी 1 से 2 साल का बच्चा क्या करता है, इसमें सेंस लगाता है। ठीक है। यानी चीज़ों को टच करके जानने की कोशिश करता है, अगर वो गर्म है फिर उसको दोबारा नहीं छुएगा 2 साल का बच्चा। और क्या है, इसी के साथ इधर उधर देखता है, आँखों से चीज़ों को देख करके समझता है। तो इसमें जो उसके सेंस हैं, हवासे खमसे ज़ाहिरा कितने हैं, 5 है, आपको पता है। आदमी टच यानी हाथ से टच करता है, ज़ुबान से चख करके देखता है, नाक से सूंघ करके देखता है, और इसी के साथ एक क्या है, आँख से देख करके समझता है और कान से सुन करके। ये सब सेंस, इन सब सेंसों से बच्चा किस स्टेज में, पहली स्टेज यानी सेंसरी मोटर। इसी तरह उसको सेंसरी कहा गया, सेंसर मतलब जिसमें अपना सेंस लगाता है, मोटर यानी हरकत करके टच करके सीखता है, तो ये पहली स्टेज हुई। ठीक है। तो इसमें क्या, सेंस से सीखता है पहली स्टेज में। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये भी जीन पियाजे की थ्योरी से है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है, आपने देख लिया है। कंक्रीट ऑपरेशनल आपकी कौन सी स्टेज है, ये आपकी तीसरी स्टेज है। ठीक है।
कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज, जो एक खूबी बयान करते हैं किसके, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की क्या क्या खूबियाँ पाई जाती हैं एज प्रपोज बाई जीन पियाजे। बताइए, डिफर्ड इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, या मेक बिलीव प्ले, या इरिवर्सिबिलिटी, इसी के साथ हाइपोथेटिको डिडक्शन, रीजनिंग, प्रोफेशनल थॉट, इसी के साथ कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन। बताइए कौन सा पाया जाएगा किसमें, कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल कितना है, 7 से 11 साल के बच्चों में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। पहला ऑप्शन है डिफर्ड इमिटेशन। देखिए, डिफर्ड इमिटेशन को उर्दू में क्या कहते हैं, यानी मुअख्खर तकलीद। जैसे आप घर में बैठ कर के अपनी सेविंग कर रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, ठीक है, बच्चे ने देख लिया, कै साल का है छोटा सा बच्चा है, उसने देख लिया बनाते हुए, फिर किसी दिन पता चला आप वो मशीन लेकर के खुद ही दाढ़ी बनाने लगा। यही क्या होता है, डिफर्ड इमिटेशन। जिस तरह से मम्मी पापा को करते हुए देखा उसी तरह करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कोई चीज़ उसके सामने दे दी जाए फिर अगर हटा ली जाए उसके लिए रोएगा। ये किसकी खूबी है, ये पहले स्टेज जिसमें सेंस से चीज़ों को जानता है, किससे, सेंसरी। ये पहले स्टेज की खूबी है। बच्चा भी 0 से 2 साल तक का है, यानी डिफर्ड इमिटेशन करेगा और ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में आएंगे, पहले स्टेज में। दूसरा क्या है, मेक बिलीव प्ले, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी। मेक बिलीव प्ले ये किस स्टेज में करता है, बताइए। देखिए, इसमें क्या होता है, आपका बच्चा अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, यानी अभी 2 से 7 साल का, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या हो जाता है, मेक बिलीव प्ले। इसमें 7 साल का बच्चा चोर सिपाही वाली यानी इमेजिन करता है, कहेगा हम चोर बन जाते हैं, तुम सिपाही बन जाता हो, ये सब जो खेल खेलते हैं इस किस में है, मेक बिलीव प्ले किस में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इरिवर्सिबिलिटी यानी नाकाबिले वापसी चीज़ें किसमें पाई जाती हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यानी 2 से 7 साल तक का बच्चा अगर उससे बताया जाए कि ये बर्फ़ है, ठीक है, तो वो जानता है कि फ्रिज में पानी जमाने से बर्फ़ बनता है, लेकिन उल्टा नहीं सोच पाएगा कि बर्फ़ को अगर रख दिया जाएगा तो बर्फ़ फिर पानी बन जाएगा। 7 साल का बच्चा नहीं समझ सकता। इसी तरह क्वेश्चन बार बार आते हैं कि लिमिटेशन, प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन क्या है, यही लिमिटेशन है इरिवर्सिबिलिटी। यानी वो समझ जाता है कि 5 + 3 8 होता है, ये समझ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा, अगर 8 में से 3 घटाओ तो 5, ये उल्टा नहीं समझ पाता। ये क्या है, इरिवर्सिबिलिटी इसी को कहा जाता है। और हाइपोथेटिको डिडक्शन रीजनिंग, ये कौन सा होगा, इस ये आखिरी स्टेज यानी फॉर्मल स्टेज जो कब आती है, यानी 11 या 12 साल से 18 साल तक। और कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन एक किसमें आता है, आपका कंक्रीट स्टेज किसमें होता है, 7 से 11 साल वाले में। कंजर्वेशन यानी जिसमें ये जान जाता है कि किसी भी चीज़ के वॉल्यूम बदल देने से वो चीज़ें नहीं बदल जाती, कंजर्वेशन आ जाता है। क्लास इंक्लूजन यानी क्लासिफिकेशन आ जाता है। एक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की खूबी हुई, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। इन तीनों को मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपके ऑप्शन, आपके क्वेश्चन में बार बार ये पूछा जाता है कि डिफर्ड इमिटेशन किसकी खूबी है, ऑब्जेक्ट परमानेंस किसकी खूबी है, और मेक बिलीव प्ले एक इसमें होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। ये सेंसरी मोटर एक इसमें है फॉर्मल स्टेज, ये क्या है, एक कंक्रीट स्टेज यानी 7 से 11 साल वाले में क्या पाया जाता है, यानी कंजर्वेशन पाया जाएगा और क्लास इंक्लूजन दोनों पाया जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक
अच्छे से आप समझ लीजिए। जीन पियाजे ने 4 स्टेज दी है। कितना? एक सेंसरी, सेंसरी यानी हिस्सी हरकी। दूसरी क्या है? दूसरी आपकी जो अभी मैंने बताया था प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल को आप कभी कभी आप उर्दू में पढ़ेंगे क़ब्ल तफ़ाउली, क़ब्ल तफ़ाउली, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल की सारी खूबी आपने अभी देख ली। उसी के साथ नंबर 3 क्या था? नंबर 3 क्या था? कंक्रीट, कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल को क्या कहते हैं? कभी कभी हकीकी लिख के आता है या ठोस लिख के आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? या मुतअय्यन लिख के आता है, हकीकी या ठोस। कंक्रीट यानी जिसको आप टच कर सकें, ठीक है। ठोस आगे क्या है? तफ़ाउली। तीसरा चौथा क्या है? फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल यानी रस्मी तफ़ाउली। आपने पढ़ रखा होगा इनको, ठीक है। ये रस्मी तफ़ाउली हुआ। अब क्या हुआ? इसमें से कंक्रीट ऑपरेशनल यानी जो 7 से 11 साल, 0 से 2 साल, 2 से 7 साल और 12 से 18 साल ले सकते हैं, ठीक है। ये है इन्होंने। इसमें तीसरे स्टेज में क्या क्या आता है? कंजर्वेशन आता है। क्या आता है? कंजर्वेशन। क्लासिफिकेशन, क्या क्या आएगा? एक तो कंजर्वेशन आएगा और इसी के साथ साथ क्या आएगा? क्लासिफिकेशन भी आ जाता है, ठीक है। चीज़ों को आपस में क्लास। अब देखिए कंजर्वेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है जैसे 2 तरह का है, एक इस तरह का गिलास है, एक इस तरह का गिलास है, दोनों में पानी सेम है, ठीक है। दोनों में पानी सेम है। अब पतला गिलास है तो पानी इसमें यहाँ तक चढ़ जाएगा, चौड़ा है तो नीचे ही रहेगा। लेकिन बच्चा समझ जाएगा, ये नहीं कहेगा हमको यही वाला चाहिए। क्या? 7 से 11 से, यानी कंजर्वेशन उसके अंदर आ जाता है। क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? यानी चीज़ों को अलग अलग क्लास में बांट सकता है। समझ गए? तो इसमें यही कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन किस में आएगा? कंक्रीट ऑपरेशनल वाली स्टेज में आएगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग आ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हर जगह पूछा जाता है। डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत यानी कुछ उसके उसूल बयान किए जाते हैं। बताइए कौन सा है? इट इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस यानी डेवलपमेंट क्या है? ओम से टोम तक यानी पैदाइश से मरने तक चलता रहता है। ये क्या है? डिसकॉन्टीन्यूअस। ये तो गलत हो गया। हालांकि जीन पियाजे को देखेंगे, जीन पियाजे क्या कहते हैं? डेवलपमेंट को उन्होंने स्टेजेस में बांट रखा है, ठीक है। लेकिन वाइगॉट्स्की क्या है? वो लगातार की बात करते हैं। अक्सर लोगों ने कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस माना है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, यानी डेवलपमेंट के सारे प्रोसेस इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। सब साथ साथ चलते रहते हैं। ये भी गलत है, ठीक है। क्या कहा है? कौन सा है ना? इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। सबके लिए एक ही तरह से ये नहीं बढ़ता है। यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आपने एक थ्योरी पढ़ा होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब इनफरादी इख्तिलाफ। आपको पता है 2 बच्चे एक तरह से नहीं हो सकते। उनकी सोचने समझने और उनका इंटरेस्ट, 2 ट्विन्स हैं तब भी अलग हो रहेगा। तो जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है
तो एक ही तरह का सबका डेवलपमेंट नहीं होगा। कुछ बच्चा 2 साल के बोलने लगते हैं, 2 साल के बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं, ठीक है, उनका जहन ज़्यादा होता है, कुछ बच्चों का कम रहता है। तो क्या आता, सेम स्पेस नहीं पाया जाता सबके लिए, यही सही है। चौथा क्या था, डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर। क्या डेवलपमेंट ऐसे लाइन में ऐसे चलता रहता है? कभी नहीं, बल्कि डेवलपमेंट क्या होता है, स्पाइरल होता है। क्या होता है, स्पाइरल। कैसे डेवलपमेंट कैसे होगा, ऐसे ऐसे, यानी कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी देखेंगे कोई बच्चा जो है 15 साल का अचानक बढ़ गया, क्या, क्योंकि वो स्पाइरल चलता रहता है, ऐसे कभी घटता कभी बढ़ता, ना कि लगातार एक रफ्तार से नहीं चलता। ये भी गलत है, मिला जुला करके यही सही हुआ, ठीक है। तो अब चारों ऑप्शन के ज़रिए आप डेवलपमेंट की सारी जो है प्रिंसिपल हैं आप सीख लेते हैं। ये चीज़ें जो ऑप्शन में सीखते हैं ज़्यादा देर तक बाकी रहती है। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक मरतबा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, अपनी टीचिंग में हम सुधार कर सकें, ठीक है। आगे चलिए, इंडिविजुअल अटेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी क्लास में हर एक बच्चे को जहन में उन पर ध्यान देना चाहिए, उन पर अटेंशन करना चाहिए क्लास में, इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बिकॉज, ऐसा क्यों करना चाहिए बताइए। इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू टीचर टू डिसिप्लिन ईच अदर। देखिए, ऐसा नहीं है कि इससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि आप डिसिप्लिन बना सकें, ठीक है। दूसरा क्या है, लर्नर ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप। हमेशा ग्रुप में सीखते हैं, जहाँ ऑलवेज, देखिए ये सब वर्ड आप थोड़ा जहन में रखिएगा। ऑलवेज आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ओनली आ जाए, यानी कहीं फ़कत आ जाए, हमेशा आ जाए, वो हमेशा गलत होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, चिल्ड्रेन डेवलप एट डिफरेंट रेट एंड लर्न डिफरेंटली। बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग रेट पे डेवलप करते हैं। जाहिर सी बात है, क्लास में सभी बच्चे हैं तो इस तरह से कर्व बनाया जाता है। कुछ होते हैं 68% लगभग बच्चे क्या होते हैं, यानी मीडियम, और कुछ जो होते हैं, कुछ परसेंट जो होते हैं, 14% बच्चे क्या होते हैं, एकदम गॉड गिफ्टेड, और इनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा यानी कम जहन के होते हैं, क्या होता है, आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होता है, 14-15%। तो इसीलिए क्या है, चिल्ड्रेन डेवलप एंड डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। जाहिर सी बात है, क्लास में 35 बच्चे हैं, सबका जहन, सबके समझने की सलाहियत अलग अलग है, इसलिए सब पर आपको जहन ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो यही सी वाला आपका सही बैठेगा। टीचर लर्निंग प्रोग्राम्स प्रिस्क्राइब, यानी यही इसको मुतय्यन करता है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। यही है, क्योंकि डिफरेंट रेट से सीखते हैं। लर्निंग यानी आमूजिश की उनकी जो रफ्तार है सब बच्चों में अलग होती है, इसलिए जो कम जहन के हैं उनको अलग से पढ़ाइए, गॉड गिफ्टेड हैं उनको कुछ एडिशनल बताइए। तो ये चीज़ सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन हर जगह दाखिल है, यानी समाजियात, जिसको समाजीकरण, क्योंकि बच्चे को हम क्योंकि इंसान क्या है, एक सामाजिक मखलूक है, उसको हम समाज में सही से ज़िंदगी गुजारना सिखा सकें। तो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट के सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है, अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, यानी समाज का जो माहौल है उसमें अडेप्ट कर सके। अडेप्ट का मतलब होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को रच बस, यानी उस चीज़ को तस्लीम कर ले, और एडजस्टिंग उसमें एडजस्ट हो जाए, यानी अलग तरह से ना दिखे। ये तो सही लग रहा। आगे है ऑलवेज फॉलो सोशल नॉर्म। देखिए, ऑलवेज और ओनली हमेशा गलत होता। हमेशा सोशल नॉर्म्स, यानी सोशल नॉर्म आपको पता है वक्त के साथ बदलता रहता है। पहले की रीत रिवाज कुछ अलग थी, अब धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं। पहले के लोग यानी लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिलाते थे, यानी वो कंजर्वेटिव माइंड के थे। आज क्या है, आज आप देखेंगे सबको पढ़ाते हैं। तो सोशल नॉर्म पहले से चला उसको मानेंगे, उसको सोशलाइजेशन, ये गलत हुआ।
ये है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, सोसाइटी में एल्डर्स का यानी बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना, यही सोशलाइजेशन है। ठीक है, ये दोनों सही है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन ए वाला है, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना, उस चीज़ को जो अच्छी लगे उसको तस्लीम कर लेना और इसी के साथ एडजस्ट अपने आप को उसको समा लेना सोशल एनवायरनमेंट में, यही सोशलाइजेशन का पार्ट है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे है यंग लर्नर्स शुड बी एनकरेज टू इंटरेक्ट विथ पीयर्स इन द क्लासरूम सो डैट, कहा जा रहा है जो यंग लर्नर, जो अभी बच्चे हैं, उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए कि अपने साथियों, जो पीयर ग्रुप हैं, जो उनके क्लासमेट के साथी हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करें, आपस में बातचीत करें। क्यों? इससे क्या होगा बताइए? दे लर्न सोशल स्किल, वो सामाजिक महारत को सीखेंगे इन द कोर्स ऑफ स्टडी में। ये तो सही लग रहा है। आगे ऑप्शन देखते हैं, द टीचर कैन कंट्रोल क्लासरूम बेटर, इससे क्लासरूम को कंट्रोल किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। दे कैन लर्न आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर सीख सकते हैं। ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन पहले दूसरे के मुकाबले में पहला ज़्यादा सही सटीक है। द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली, देखिए पीयर ग्रुप में काम कराना ये मकसद नहीं है ताकि सिलेबस पूरा हो जाए, करिकुलम टाइम पे पूरा हो जाए जल्दी से, ये भी नहीं है, समझ रहे हैं? ये भी उतना अच्छा नहीं। पहला ऑप्शन, बच्चे आपस में दोस्तों के साथ बात करके सीखेंगे, ये सोशल स्किल डेवलप होगी। आपने पता होगा एक जॉन डीवी का नाम आपने सुना होगा। ये क्या है? अमेरिकन फ़लसफ़ी हैं। इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की थ्योरी दी है। इन्होंने कहा है बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, यानी बच्चा करके सीखे। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई है? दूसरी बात बताई है टीचिंग जो होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड, यानी बच्चे को हम मरकज़ में रह कर के पढ़ाएंगे। टीचर क्या होगा? फैसिलिटेटर, यानी यानी जहाँ कहीं सीखने में परेशानी हुई वहाँ उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, ये सब किसने? प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डीवी ने दिया है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी जब बच्चा आपस में साथियों में सीखेगा तो रिस्पेक्ट करना सीखेगा, टीम वर्क यानी टीम में काम करना सीखे, नहीं कि टीम में 4 लोगों में काम करा पता चला लड़ाई हो गई। ठीक है, तो इसीलिए जॉन डीवी इसको फोकस करते हैं। दे लर्न सोशल स्किल्स, यानी सामाजिक जो ये सब सारी महारतें हैं कि लोगों का रिस्पेक्ट कर सकें, यानी टीम वर्क कर सकें, आपस में एक दूसरे को समझ सकें। ये सब क्या होता है? जब बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके सीखेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, देखिए कोहलबर्ग से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। उन्होंने 3 लेवल दिए हैं, हर लेवल में 2 स्टेज बयान किए हैं। कहा जा रहा है अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रेन, यानी एक टीचर बच्चों में मोरल वैल्यू को अंदर घुसा सकता है, उसके अंदर रच बस सकती है। टीचर की कौन सी एक्टिविटी करेगी बच्चों के अंदर मोरल डेवलपमेंट रच बस जाएगा? बताइए। इन्वॉल्विंग देम इन आ डिस्कशंस ऑन आ मोरल इशू, मोरल इशू पर डिस्कस कराएगा, तो बहुत अच्छी चीज़ लग रही है। आगे ऑप्शन, गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव, उनको ऑर्डर करना, उनको हिदायत जारी करना कि किस तरह से वो बिहेव करें। गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस यानी टेक्निक, रिलीजियस टेक्निक को इम्पोर्टेंस देंगे, या लेइंग यानी क्लियर रूल ऑफ बिहेवियर रखेंगे। सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। पहला ऑप्शन यानी इन्वॉल्विंग देम इन अ डिस्कशन, यानी टीचर बच्चों को डिस्कशन में शामिल करेगा कोई एक टॉपिक पे, उसमें जो बच्चों की सोच निकल के आती है। आपको पता है डिस्कशन यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से उसका मोरल डेवलपमेंट होता है, जैसा कि जीन पियाजे ने भी कहा है। तो आप समझ गए हैं कि वो थ्योरी उसको भी
डेवलप करती है। तो यानी डिस्कशन जब बच्चे करेंगे तो मोरल वैल्यू, ये डिस्कशन में क्या चीज़ खराब है क्या चीज़ अच्छी है सब निकल के आती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। देखिए कोहलबर्ग की थ्योरी थोड़ा सा डिटेल से समझ लीजिए। उन्होंने कितने स्टेज दिए हैं, तीन लेवल दिए हैं। पहला क्या था, प्री ऑपरेशनल लेवल। प्री ऑपरेशनल लेवल एक कब से है, ये 4 से 10 साल तक। 4 से 10 साल तक का बच्चा क्या क्या सीखेगा देख लेते हैं। एवॉइडिंग पनिशमेंट, चीज़ों को इसलिए करता है ताकि वो सज़ा से बच सके, इसको रखिएगा। काम इसलिए करता है ताकि उसको अवार्ड मिल सके। और इसी स्टेज में एक्सचेंज की भावना होती है। एक्सचेंज मतलब बदले। जैसे एक बच्चे ने किसी को मार दिया, उसने कहा क्यों मारा, कहा इसने हमको भी मारा था, जिसको कहते हैं टिट फॉर टैट। ये किस में आता है, प्री ऑपरेशनल लेवल में। इसमें 2 है, पहली स्टेज दूसरी स्टेज। उसके बाद दूसरा लेवल क्या है, कन्वेंशनल। क्या है, कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल कब से शुरू होता है, ये होता है 10 से 13 साल तक। इसमें बच्चा इसलिए करता है ताकि लोग उसको अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहें, या इसलिए करता है क्योंकि समाज ने कुछ वसूल बना रखा है उसको फॉलो करता है। आगे वाले 13 साल से टिल डेथ तक चलता रहता है। इसमें जस्टिस एंड स्पिरिट ऑफ लॉ, क्योंकि इंसाफ के लिए या स्पिरिट ऑफ लॉ बना दिया गया है, एक कानून बना दिया गया है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच सकते हैं, जैसे गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, यानी जो लोग दूसरों के भलाई के लिए जीते हैं। ये आखिरी स्टेज है, ठीक है। तो कोहलबर्ग ने इस तरह से दी है। इसमें डिस्कशन अगर बच्चा करेगा तो उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर। प्रोग्रेसिव बिहेवियर के कैरेक्टर, फीचर यानी खूबी, खासियत क्या है बताइए। फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्ज़ाम, बार बार टेस्ट लो, बार बार एग्ज़ाम लो, तो क्या उसका प्रोग्रेसिव बिहेवियर डेवलप होगा। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, टाइम टेबल में लचीलापन लाइए। एंड सीटिंग अरेंजमेंट, दोनों में लचीलापन। कभी बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बैठाइए, कभी जो कम जहन वाले हैं उनको आगे बिठाइए, कभी अलग अलग ग्रुप बना दीजिए, उसमें एक कम जहन का बच्चा, मुतवस्सित दर्जे का बच्चा, इस तरह से रहें। ये तो अच्छा लग रहा है। आगे तीसरा का देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन बेस्ड यानी सोनली ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, यानी जो टेक्स्ट बुक में मुतय्यन है उसी के बेस पर उनको इंस्ट्रक्ट करना, हिदायत जारी करना। ये तो हम एकदम एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, गलत होगा। एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स ऑन एग्ज़ामिनेशन, उस पर जोर देना कि एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें, ये भी गलत होगा। मिला जुला के कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा सही होगा। यानी आपको टाइम टेबल, यानी हमेशा एक ही टाइम पे एक काम करेंगे, कभी कभी अलग टाइम पे, कभी कभी खेल दूसरे टाइम में भी करा दीजिए, कभी कभी आप जा रहे हैं पढ़ाने के अलावा कोई चुटकुला कोई दूसरी एक्टिविटीज़ कर दें। तो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाइए, और इसी के साथ सीटिंग अरेंजमेंट भी फ्लेक्सिबल लाएंगे तो उसमें प्रोग्रेसिव बिहेवियर बच्चों का डेवलप होगा। अब देखिए 10 क्वेश्चन में हमने बहुत सारी थ्योरी, सोशलाइजेशन की थ्योरी, डेवलपमेंट की थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी, सारी थ्योरी 10 क्वेश्चन में सीख लिया। अगर आपको मॉक टेस्ट पसंद आया होगा, लाइक करके फीडबैक ज़रूर दीजिए। इससे आपका जो कुछ आपने पढ़ा है अभी तक थ्योरी, सारा रिवीजन हो जा रहा है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि चैनल का हिस्सा बन जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपनी तैयारी कीजिए, सीटेट की आप तैयारी कर ही रहे होंगे, इसी के साथ टीएस डीएससी की भी कर रहे हैं, और डीएसएसबी में, तो उसमें भी आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के सवालात पूछे जाते हैं, उसमें भी ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल होगी। तो चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।